सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी 2 प्लस अंडर रूट 3 है, दोनों सेम है। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट ओपन करेंगे इसको बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपका जो a है, इन दिस केस a जो है वो आपका 2 है और b जो है वो अंडर रूट 3 है। इन दिस केस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। चलिए यहाँ पे हमने यूज किया है कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे हमने यूज करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब शुरू करते हैं। नीचे आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 टू जा 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो ओनली 3। तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 टू जा 4, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मीन्स 1। 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब ये जो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 है, ये किससे इक्वेट करना है आपको, a प्लस बी अंडर रूट 3 से। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। अब आप क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे a जो है वो 7 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे जो 4 अंडर रूट 3 है वो b अंडर रूट 3 से इक्वेट कर देंगे। आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पे भी अंडर रूट 3, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ पे आ जाएगा, आप देखो 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू b अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दोनों वैल्यूज आ गई, क्लियर। चले सेकेंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इधर देखें, ये है 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38। तो सबसे जो छोटी पावर है वो है 38। आप खुद देखो 2 की पावर 38 जो है वो सबसे छोटी है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको कॉमन लेंगे, हम लेंगे 2 की पावर 38 को कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर 2 की पावर 40 है और 2 की पावर 38 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, ओनली 2 की पावर 2। आप खुद देखो 2 की पावर 40 में से अगर 2 की पावर 38 आप बाहर ले रहे हैं तो सिर्फ अंदर बचेगा 2 की पावर 2, क्योंकि सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी तो 38 प्लस 2 40 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 38 आप कॉमन ले रहे हो, तो क्या बचेगा अंदर 2 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 38 है, 2 की पावर 38 ही आप कॉमन ले रहे हो, तो क्या बचेगा ओनली 1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 की पावर 39, तो 2 की पावर 39 को कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और यहाँ पे ओनली -1। अब आप देखेंगे, अब सेम बेस है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 39 है, तो 2 की पावर 38 माइनस 39, सेम बेस। अगर दोनों बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व कर लें ब्रैकेट को पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 1 मीन्स 1, ठीक है। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2 एंड -1। अब आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे आएगा 7 और नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे आएगा आपका आंसर 2 की पावर -1, ठीक है। तो 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2, तो दैट्स मीन यू विल गेट 1/2 इंटू 7/5।
means 7/10. Means your answer is 7/10. Your answer is 7/10. Clear? क्वेश्चन 81 की पावर -1/2. तो 81 और यहाँ पे नीचे 2 है, तो हम इसे लिखेंगे 9 की पावर 2. 81 9 का स्क्वायर. वेरी गुड. 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2. ठीक है, ठीक है. ये पूरा स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रहेगा. सिर्फ कौन सा ब्रैकेट रहेगा? कर्ली ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने 9 की पावर 2 लिख दिया है. ठीक है, अब उसके बाहर है -1/4 पावर है. बिग ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसका आ जाएगा स्क्वायर. अब पहले इस वाले 2 से ये वाला 2 काट दें, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9 की पावर -1. 9 की पावर -1 मीन्स आप लिख सकते हैं इसे 1/9. 1/9 लिख के कर्ली ब्रैकेट हटा दें, तो इसका मतलब 1/9 कर्ली ब्रैकेट हट गए हैं. अब आपके पास कौन सा ब्रैकेट है? ओनली बिग ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट है? बिग ब्रैकेट. तो अगर एक चीज और आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप 9 की पावर -1 है, तो इसे 1/9 ना लिख के इसे लिख दो 1/3 की पावर 2. क्योंकि 1/9 को आप क्या लिख सकते हो? 1/9 को आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2. ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर है -1/4. इस वाले 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर -1/2. ठीक है, और उस पूरे का क्या है? स्क्वायर. तो अब आप क्या काम करेंगे? अब आप लिखेंगे 1/3 उस पूरे की पावर कितनी है? -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1/3 की पावर -1. अब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका मतलब ओनली 3 इज द आंसर. क्योंकि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मीन्स 3. क्लियर? मैं आपको पॉइंट समझाऊं. अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या है? एक शार्प, बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक फाइन डॉट से. और किससे बनाते हैं वो? आप एक शार्प पेंसिल या पेन या किसी भी टिप वाली चीज से बनाते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैंने लिखा पॉइंट ए, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे एक पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे ए. ये क्या हो गया बेटा? पॉइंट. उसके बाद आएगा लाइन. अब आप लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइन इज नथिंग बट इट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नॉट ब्रेड्थ, नॉट थिकनेस. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट इज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय. देखिए, अब सपोज करिए अगर मान लीजिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? लाइन. और जो लाइन होती है बेटा वो एंडलेस होती है. एंडलेस क्यों? कभी खत्म नहीं होती. आप देखो इधर से भी बढ़ सकती है, इधर से भी बढ़ सकती है. और उसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे सपोज करो अगर ये लाइन ए बी है, तो यू कैन रिप्रेजेंट ए बी, और इस तरीके से आप उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. दैट्स मीन इट इज अ लाइन. लाइन, इट इज अ लाइन ए बी. इट इज अ लाइन ए बी. अंडरस्टूड? आप इसे ए बी लाइन भी लिख सकते हो और आप इसको बी ए लाइन भी लिख सकते हो. ये लाइन ए बी भी लिख सकते हो और लाइन बी ए भी लिख सकते हो. रे की, तो रे क्या होता है? तो रे अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट. अगर उसका एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो कि आपका एक तरीके से एक्सटेंड नहीं हो रहा है. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करो ये ऐसे इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस तरीके से, तो आप इसे बोलेंगे दिस इज द रे, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और बी पॉइंट से ये क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड इट इज डिनोटेड बाय, अगर आप इसे डिनोट करोगे तो कैसे करोगे? ए बी और इस तरह का निशान, साइन. इससे ये मतलब है अगर आपका इस तरफ एरो हेड नहीं है, इस तरफ से आपने अगर नहीं बनाया है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ रे, दिस इज नॉट द लाइन. क्लियर बेटा? एक चीज और, यहाँ पे जो ये ए है, ये जो ए है, ये क्या है बेटा? ये ए जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट है. इनिशियल मतलब यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है. अगर एंड पॉइंट आपका ए पे है तो ए आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल
पॉइंट। क्या हो जाएगा? इनिशियल। ठीक है, क्लियर। और हमेशा जो आपकी रे होती है उसकी एक डेफिनाइट क्या होती है? लेंथ होती है। रे जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनाइट होती है। यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, आप उसकी वैल्यू को जानते हो। जबकि ये क्या होती है? इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मीन्स एंडलेस, कितनी भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों साइड से उसको स्ट्रेच कर सकते हो, दोनों साइड से उसको बढ़ा सकते हो, इसलिए इसकी कोई भी एक एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए इनडेफिनाइट होती है और ये डेफिनाइट होती है। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो अगर मान लीजिए, सपोज करिए मैं एक लाइन का एक ऐसा पार्ट ले रही हूं जिसमें आपको दोनों एंड पॉइंट्स पता है, तो उस तरह की लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे सपोज करिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, आप यहां से आगे बढ़े और कहां तक आगे बढ़े हो? बी पॉइंट तक। ये बी पॉइंट का एंड पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, दोनों के एंड पॉइंट्स आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? इट इज कॉल्ड टू बी अ लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसे? लाइन सेगमेंट। और इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरीके से लगा दें, बार टाइप। तो लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक डेफिनाइट लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट भी कैसी होती है? डेफिनाइट। कैसी होती है? डेफिनाइट। ठीक है, एक बात और है, अगर मैं ए बी लाइन सेगमेंट लिख रही हूं और मैं अगर बी ए लाइन सेगमेंट लिख रही हूं तो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। चाहे मैं ए बी लिखूं चाहे मैं बी ए लिखूं, बात एक ही है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर मैं ए बी लिख रही हूं तो भी एक ही मतलब है, अब मैं बी ए लिख रही हूं तो भी एक मतलब है। ठीक, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब होता है एक सेम लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स। इफ 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are called to be the collinear points. Otherwise, they are called non-collinear. अगर 3 और more than 3, याद रखना है रिया, 3 या फिर 3 से ज्यादा, नॉट 2। ठीक है, अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स लिखती, तो आप जानते हैं बेटा 2 पॉइंट्स तो हमेशा ज्वाइन होके एक लाइन ही बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ही बनाते हैं। तो इसका मतलब यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स सो दैट वी कैन काउंटर चेक दैट दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो इससे 1 2 3 सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे ऑल 3 लाइज ऑन द सेम लाइन, दैट्स व्हाई दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी एंड सी, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब देखो ए बी सी ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम ए से ऐसे एक्सटेंडेड दिखा देंगे, सी से ऐसे एक्सटेंडेड दिखा देंगे, क्योंकि ये एक लाइन है। तो हमने एक लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, इस लाइन पे हमारे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, नॉन कोलिनियर दिखाना चाहे तो नॉन कोलिनियर के लिए आपके लिए बेस्ट है आप ट्रायंगल की शेप में ले लें। अगर एक ट्रायंगल है तो एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ये रहा बी और तीसरा थर्ड पॉइंट है सी। अब आप देखिए सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइन ही कर रहे, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो इस वाली लाइन पे सिर्फ ए बी है, इस वाली लाइन पे सिर्फ बी सी है और इस वाली लाइन पे सिर्फ ए सी है। क्लियर? तो इसलिए ये कैसे पॉइंट्स है? ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर नहीं आया बेटा, नॉन कोलिनियर का मतलब सेम स्ट्रेट लाइन ना होना।
अब देखो यहाँ पे जो लाइन है वो बेंड हो गई, मुड़ गई, समझ रहे हो। अगर ये सीधे जाती और इस सीधी लाइन पे अगर सी लाई करता, अगर ऐसे होता तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते, पर इधर देखो यहां से ये लाइन कैसे हो गई, बेंड हो गई, फिर दोबारा से बेंड हो गई। तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, सीधा तार चाहिए। उस सीधे तार पे अगर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर होंगे। अगर सीधा तार नहीं है, तार बेंड हो रहा है, तो दैट्स मीन इट इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझते हैं। तो जैसे लाइन पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब मान लीजिए मैंने 2 लाइन्स ली है, एक लाइन ली है मैंने पी क्यू और दूसरी लाइन ली है मैंने आर एस, और अगर ये दोनों लाइंस आपस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट है क्यू, उस पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। अब आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमेशा जो लाइंस पैरेलल होती है टू ईच अदर, इफ अगर मैं ले रही हूँ पी क्यू और एक लाइन ले रही हूं मैं आर एस, और ये मैं ले रही हूं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दैट्स मीन दे आर ऑलवेज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे कंडीशन है कि पी क्यू यहाँ पे पैरेलल है, पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू किसके, आर एस के। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, और अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। दैट्स मीन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग। क्लियर? कैसी है? नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके अब सपोज करिए इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइन इज सेम। अब मान लीजिए मैंने इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और यहाँ पे इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो आपको अब मान लीजिए ये पॉइंट मेरा है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ए डी ए बी ई एंड सी एफ ये क्या है, 3 परपेंडिकुलर है, जो कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन आर एस, बी जो है फ्रॉम बी पॉइंट जो एक परपेंडिकुलर है बी ही जो आर एस लाइन पे है। ऐसी सी एफ एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लाइन आर एस। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि ए डी बीई और सी एफ इन सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इन सबकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल। क्या होगी, इक्वल। आप देखिएगा कभी भी जो आपकी टेक्स्ट कॉपीज होती हैं उसमें आप देखिए जो लाइंस खिंची होती हैं ये पैरेलल लाइंस होती है जिसमें आप लिखते हैं, और इनका जो गैप होता है सबका क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। ठीक है ना। अब जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये जो इनकी चौड़ाई होती है वो सबकी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। आप 2 रेज ले लीजिए, मान लीजिए एक रे मैं ले लेती हूँ, एक रे लेती हूँ पी क्यू और एक रे लेती हूँ पी आर। यहाँ पे पी क्यू एक रे है और पी आर एक रे है, जिनका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। इनिशियल पॉइंट कौन सा सेम है, इनिशियल पॉइंट इज सेम, और वो इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, P। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2 रे ली है, एक ली है पी क्यू, एक ली है पी आर, और दोनों ही रेस का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, दैट इज P। कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेस। ये जो वर्टेक्स है ये किसका है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल किसके बीच में बन रहा है, 2 रेस के बीच में, एक रे है पी क्यू और एक रे है आर, पी आर। ये इनके बीच में जो बन रहा है दैट इज द एंगल। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो वर्टेक्स है P, ये वर्टेक्स जो मैं P ले रही हूँ, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द आर्म्स। ठीक है,
तो बस सिंपल कुछ आपको याद नहीं करना, सिर्फ दो रेस के बीच में जो ये होता है इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन झुकाव, वो उसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन पॉइंट है ऑफ बोथ द रेस। बस अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में कल करेंगे बात।